जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जीके के जो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न रिपीट होते हैं, वो मैं आपको इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों, 50 बहुत ही महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। हम कम समय में अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी हम प्रश्न को कवर करेंगे। तो दोस्तों, 50 प्लस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहा, निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है दोस्तों क्षारीय मृदा धातु है। ऐसा कौन सा ग्रुप है, तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, क्षारीय मृदा धातु वाला हमारी आवर्त सारणी में दूसरा समूह है। कौन सा है दोस्तों? दूसरा समूह आपको याद रखना है। ऐसे ही हम देखते हैं पूरी आवर्त सारणी को, जिसमें क्षारीय मृदा धातुएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों, हम आपके सामने आवर्त सारणी प्रस्तुत करते हैं। तो आपके सामने आवर्त सारणी आ चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैग्नीशियम अभी आपने देखा था, तो मैग्नीशियम आपको यहाँ पर दिख रहा है जी, रहा 12 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं और अच्छे से इंडिकेट कर देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा Mg। तो दोस्तों, यहाँ पर Mg लिखा है मैग्नीशियम, जो कि दूसरे समूह में आता है, जो अभी मैंने बता दिया था। तो मैं और अच्छे से आपको इंडिकेट कर देता हूँ। यहाँ पर जो दूसरा समूह है, ये पहला समूह है दोस्तों। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं इसमें कि दोस्तों कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो समूह 2 में आते हैं और क्षारीय मृदा धातु हैं। अगर मैं बात करूं पहले समूह की, तो ये पहला समूह है ना, ये क्षारीय धातुओं का है। कौन सी धातु हैं दोस्तों? क्षारीय धातु हैं। तो आपको दिख रही हैं यहाँ पर क्षारीय धातु कौन कौन सी हैं। क्लियर दोस्तों? तो पहला जो ग्रुप है वो क्षारीय धातुओं का ग्रुप है, और दूसरा जो ग्रुप है दोस्तों क्षारीय मृदा धातुओं का ग्रुप है। तो आइए आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर जो क्षारीय धातु हैं और जो क्षारीय मृदा धातु हैं। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। जो आपका यहाँ पर 18वां ग्रुप है, जो सबसे लास्ट में है। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये आपकी क्या हैं? ये आपकी शून्य गैसें हैं, नोबल गैसें हैं, जो कि 18वें समूह में आते हैं। आपको मैं बता दूं, समूह की कुल संख्या जो है वो 18 है। अगर मैं बात करूं आवर्त की कुल संख्या, तो आवर्त की संख्या है 17। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। क्लियर फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने यह रहा, कूलाम प्रति सेकंड डैश के बराबर होता है। तो दोस्तों, जो कूलाम प्रति सेकंड जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो एम्पियर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले जान लेते हैं कि जूल किसकी इकाई है। जूल जो है दोस्तों वो कार्य की है। वोल्ट किसकी है? तो आप अच्छे जानते हैं, विभव की वोल्ट है। अगर मैं बात करूं ओम किसकी है, तो प्रतिरोध की है। विद्युत धारा क्या है? एम्पियर है। कूलाम किसकी होती है दोस्तों? विद्युत आवेश की होती है। सेकंड किसकी होती है? समय की होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने सभी के बारे में बता दिया, तो आप भी इन सभी को अच्छे से सुने और अंत वीडियो में बने रहें, जिससे आपको हर एक लेवल का क्वेश्चन समझ में आएगा। और इन सभी क्वेश्चन को आप नोट करें, जो कि परीक्षा में बार बार आते हैं। तो दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन जो है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, वो कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो दोस्तों, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो आपके सामने कब हुई थी, कहाँ पर, ये सारी चीज़ें, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आपके सामने हमने पूरी विस्तार में जानकारी लाने का प्रयास किया है। तो 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई एवं दीनदयाल उपाध्याय को प्रथम महासचिव अपॉइंट किया गया। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। एक पॉइंट हो गया। दूसरा है, दीनदयाल उपाध्याय को प्रथम महासचिव अपॉइंट किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? तो दोस्तों, प्रथम ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है ना, वो ग्रीस देश में किया गया था। यूनान जो वर्तमान में है, ठीक है, यूनान का नाम ग्रीस। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रीस की राजधानी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एथेंस है। तो मैं आपको पूरा बताता हूँ। प्राचीन काल में यह ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था। ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। ओलंपिक में राज्यों और शहरों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। अगर मैं बात करूं नियमित रूप से ओलंपिक कब से खेले गए, तो नियमित रूप से ओलंपिक जो है 1900 से खेले गए हैं। जी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो प्राचीन काल में ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस 1896 में इसकी यहाँ पर आयोजित किया जाता है। क्लियर। तो हम चलते हैं आगे की ओर। निम्न में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? तो दोस्तों 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम से क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है, अरबों द्वारा किया गया आक्रमण भारत पर कौन सा व्यक्ति था? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने पहला आक्रमण किया था? वो अरबी था। तो अरबियन जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था। ये आपको ध्यान रखना है। अरबों ने सिंध पर दोस्तों 712 ईस्वी में विजय पाई थी। तो आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बात समझ में आ गई है। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था, जो ध्यान रखना है, दाहिर। क्लियर दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाले हैं मोहम्मद गजनी को लेकर। तो मोहम्मद गजनी जो कि आपसे यहाँ से प्रश्न क्या पूछता है वो आपको ध्यान रखना है। 932 में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। क्लियर। तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको मैं और बता दूं, यहाँ पर अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन में मतलब कब 717 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। अब और देख लेते हैं। यहाँ पर मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद गजनी जो है 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। यहाँ पर ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है दोस्तों। तो जितना हो सकता था इसके बारे में मैंने आपको बताया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ए फ्लाइटलेस बर्ड, मतलब ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं पाता? तो दोस्तों यहाँ पर कीवी जो है, जो कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, तो कीवी जो है उड़ नहीं पाता। मुर्गी उड़ लेती है, पीकॉक मोर उड़ लेती है, कौआ जो बगुला होता है क्रेन बगुला उड़ लेता है। यहाँ पर पीकॉक मोर हो जाएगी, मुर्गी भी उड़ लेती है, लेकिन यहाँ पर कीवी नहीं उड़ पाता है। तो ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो आपके सामने रहा बगुला, आप समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आगे की ओर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर। यहाँ आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न आ गया, मैं पूरा आपको इंग्लिश का हिंदी में समझाऊंगा। कह रहा है ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर, मतलब पानी को स्टोर करने का स्ट्रक्चर कौन सी जगह नहीं है या कौन सी चीज़ नहीं है। तो देखो, टैंक में हम पानी को स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जोहड़ में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गड्ढा खोद कर कुंड में बिल्कुल कर सकते हैं। हरियाली, भाई साहब हरियाली कोई स्टोर करने की जगह है पानी की? बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थान स्मारक गुजरात में स्थित है? तो दोस्तों आप अच्छे जानते हैं कि रानी की बाव जो है वो कहाँ पर है? गुजरात में है। तो रानी की बाव दोस्तों कहाँ पर है? गुजरात में। ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रानी की बाव कौन से नोट के पीछे छपी हुई है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट मारना ना भूलें कि रानी की बाव कौन से नोट पर छिपी हुई है। आपको मैं बता दूं 4 ऑप्शन, अगर आपको ध्यान हो तो 10 का नोट, 200 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट। तो आप बता दें इन 4 में से कौन सा है। और देख लेते हैं दोस्तों, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? नई दिल्ली। अलाई दरवाज़ा ये कहाँ पर है? बीबी का मकबरा। ये हम सभी आपको डिटेल में बता देते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं हुमायूं का मकबरा। तो दोस्तों आपके सामने आ चुका है हुमायूं का मकबरा। तो आपको हुमायूं के मकबरे के बारे में थोड़ा सा विस्तार में जानना है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हुमायूं का जो दोस्तों मकबरा है वो नई दिल्ली में स्थित है। जी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि हुमायूं का मकबरा जो है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। आपको दिखा दें, इस तरह से सुंदर आकृति है हुमायूं के मकबरे की। तो आशा करूँगा कि आपको डायग्राम से हुमायूं का मकबरा क्लियर हो गया होगा। घर बैठे घुमा दिया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। आप इसको अपनी आंखों में सेव कर लें, ब्रेन में, आंखों के माध्यम से ब्रेन में। ठीक है दोस्तों, जब आपका मौका मिले ज़रूर आप यहाँ पर घूमने जाएँ। अगर मैं बात करूं दिल्ली के नक्शा में आपको हुमायूं का मकबरा कहाँ मिलने वाला है, तो आप देखेंगे कि दिल्ली के नक्शे में यहाँ पर आपको हुमायूं का मकबरा मिलने वाला है। ये पूरा का पूरा दोस्तों दिल्ली का मैप है, मानचित्र है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कहाँ पर हुमायूं का मकबरा है, यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। तो आपको ये बात क्लियर अच्छे से हो गई है। अगर बात करें
वास्तुकला शैली कौन से साम्राज्य, तो मुगल वास्तुकला शैली है जो आपको ध्यान रखना है। निजामुद्दीन पूर्व, नई दिल्ली भारत में हुमायूं का मकबरा बना हुआ है। 1565 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये परीक्षा में रेलवे के में पूछ लेता है, आपसे हो सकता है एमपी पुलिस में भी पूछ ले, हो सकता है आपसे एसएससी में पूछ ले। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565 में शुरू हुआ था। अब आगे क्यों चलेंगे दोस्तों, हमने अभी पढ़ा था अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा जो है किसने बनवाया था, कहाँ पर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता कि अलाई दरवाज़ा जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में पूछता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1331 ईस्वी में अलाई दरवाजे को बनवाया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा को 1311 में बनाया था। तो दोस्तों 1311 में बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा को। क्लियर हो गया, याद हो गया। अब हम ध्यान देते हैं कि कहाँ पर है। दोस्तों कुतुब मीनार का नाम सुना होगा, दिल्ली में है। कुतुब मीनार परिसर के अंदर स्थित है अलाई दरवाजा, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ ध्यान रखनी है वो आप ध्यान रखें कि यह सफ़ेद संगमरमर की सजावट और लाल पत्थर से बना हुआ है। तो ध्यान देना आपको, मैंने क्या बताया, मैंने आपको यहाँ पर बताया है सफ़ेद संगमरमर की सजावट और लाल पत्थर से ये बना हुआ है। सफ़ेद संगमरमर और किससे बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर की सजावट और लाल पत्थर से ये बना हुआ है, जो आपको अच्छे से याद रखना है। आशा करूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें इसमें याद हो गई होंगी। क्लियर दोस्तों, तो इतना ही आपसे यहाँ से प्रश्न पूछता है। हम देखेंगे बीबी के मकबरे के बारे में। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये ताजमहल की कॉपी है। ताजमहल की कॉपी है, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने करवाया था। तो आपको ध्यान रखना है कब करवाया था, 17वीं शताब्दी में कराया था। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है। इतिहासकारों ने बताया है कि दोस्तों इस मकबरे का जो निर्माण है ना, आजम शाह ने दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था। आजम शाह ने दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था, जी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब जी है कहाँ पर, यह ताजमहल की आकृति पर बनाया गया है। किसकी आकृति पर, ताजमहल की आकृति पर यह बनाया गया है। यह संभाजी नगर महाराष्ट्र में स्थित है। आपने औरंगाबाद का नाम सुना होगा, औरंगाबाद का नाम बदल गया है। अब छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी के नाम पर औरंगाबाद हो गया है। बहुत अच्छी बात है, हमारे भारतीयों के नाम पर हो रही हैं जगह के नाम, बहुत अच्छी गर्व की बात है, क्योंकि उन्होंने अच्छे कार्य किए तो भारतीयों के नाम पर ही होना चाहिए। जो ऐसे शासक थे जो भारत को लूटे, भारत में यहाँ पर दमचुक काटा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बात को समझना है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बीबी का मकबरा है। तो आपको ये बात क्लियर हो चुकी है, ये बात समझ में आ गई है। इसमें छोटी सी बात और देख लेते हैं। इस मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है ना, ताजमहल की हुबहू कॉपी या फूहड़ नकल भी कहा जाता है। तो बीबी का मकबरा आपके सामने है, यहाँ पर आपको दिख रहा है इस टाइप का, लेकिन ताजमहल तो ताजमहल ही है, आप अच्छे जानते हैं। ठीक है, तो बीबी का मकबरा आपके सामने रहा, अगर पास से देखेंगे इस तरह से दोस्तों आपको दिखने वाला है। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोमती पुत्र शातकर्णी एक डैश का शासक था। तो गोमती पुत्र जो है दोस्तों शातकर्णी एक किसका शासक था, तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सातवाहन। सातवाहन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न जो है खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों खानवा का जो युद्ध है बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम थोड़ा सा खानवा के युद्ध के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपसे आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको ध्यान देना है, खानवा का युद्ध जो है 16 मार्च 1527 को आगरा में या फिर आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर और मेवाड़ के राजा जो राणा सांगा के बीच हुआ। जी ध्यान देना है दोस्तों, आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव था, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था युद्ध यह। ठीक है, पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। जी आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, पानीपत के बाद यहाँ पर ध्यान देना है, बाबर के द्वारा लड़ा गया यह दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा और जानते हैं, खानवा का युद्ध जो है कौन जीता था, तो आपको पता होना चाहिए मुगल के लोग ही जीते थे। ठीक है दोस्तों, मुगल सेना यहाँ पर विजयी हुई थी। अब खाना जो है आपको ध्यान देना है, वो राजस्थान के समीप है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह आता है। दोस्तों थोड़ा सा खानवा युद्ध के बारे में हम
और अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न रिपीट होते ही होते हैं, तो आपको ध्यान रहना है। खानवा युद्ध मुगल सम्राट जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर और महाराजा संग्राम सिंह मतलब राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। यहाँ पर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ से बाबर का पूरा नाम पूछा गया है परीक्षा में। तो हमारे परीक्षा में अपने भारतीयों का पूरा नाम नहीं पूछेंगे, इतने कर्रे वाले हैं जिसकी हद ही नहीं है। बाबर का पूरा नाम पूछा गया है। तो बाबर का जो पूरा नाम है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम है पूरा दोस्तों? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पर कि यहाँ पर राणा सांगा का वास्तविक क्या नाम है, तो मेवाड़ के शासक महाराजा संग्राम सिंह। कौन से? मेवाड़ के शासक महाराजा संग्राम सिंह, जो कि इनका क्या नाम है? राणा सांगा के बीच 17 मार्च या 16 मार्च 1527 में यह युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। अब आपसे एक परीक्षा में पूछ लिया कि खानवा का युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था, तो दोस्तों आपको मैं बताता हूँ खानवा का युद्ध गंभीरी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? गंभीरी नदी के किनारे लड़ा गया था। बहुत गंभीर मामला हो गया था, ऐसे याद रखना, आराम से याद हो जाएगा। बाबर और राणा सांगा के बीच बहुत गंभीर मामला हो गया था, जो कि पानीपत के बाद दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। बहुत गंभीर मामला गंभीरी नदी के किनारे लड़ा गया, जी आपको अच्छे से याद रखना है। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया था, ठीक है दोस्तों। क्या कर दिया था? राणा सांगा को पराजित कर दिया था। किसने? जी आपको याद रखना है, तो आपको समझ में आ गई होगी बात। तो बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया था। क्लियर दोस्तों? आशा करूंगा कि आपको यहाँ तक अच्छी समझ में आई होगी। आई होप यहाँ तक 40 क्वेश्चन आराम से हो गए होंगे। थोड़ा सा और जानते हैं हम इसके बारे में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संविधान के माध्यम से जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें दल बदल प्रक्रिया का वर्णन है। तो इसमें हमने 3-4 क्वेश्चन आपको बता दिए। जैसे कि हम थोड़ा सा और विस्तार में जान लेते हैं, तो आप ध्यान देना। क्या है संविधान की 10वीं अनुसूची? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। इंग्लिश में पूछा गया है एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सी अनुसूची में? तो 10वीं अनुसूची। 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा यह लाया गया था। तो आई होप जी आपको क्लियर हो गया होगा। आशा करूंगा कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जरूर अंत तक देखेंगे। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों कौन सा मध्य प्रदेश में है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है आप देखेंगे अमरकंटक में है, आपको ध्यान रखना है, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। शिव समुद्रम जो है कर्नाटक में है। दूध सागर जो है उत्तर प्रदेश में है। खंडाधार जो है उड़ीसा में है। तो दोस्तों आपको ये चारों की चारों आपको पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आशा करूंगा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपको मैं इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा, तो आप चैनल में हमारे जुड़े रहें। इसी तरह से आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ऑल का, जिससे कि आपको आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।